अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम मोहम्मद ताहिर और आप लोगों के 9th क्लास के मैथ के साथ आज लेक्चर नंबर 21 के साथ हम लेकर आगे चलेंगे इंशाल्लाह। बिफ़ोर दैट कि आप लोगों को मैं ये सारा काम स्टार्ट करवाऊँ, एक बात आज बैठे हुए मेरे बल्कि ज़हन में आ रही थी। जिन दिनों में ये बड़ा स्ट्रिक्ट किस्म का लॉकडाउन चल रहा था, उन दिनों में जैसे आप लोग बेटा फ्री थे, मैं अपने घर में देख रहा था मेरे बच्चे भी फ्री थे। तो मेरा बड़ा बेटा ना उन दिनों में खेल रहा था गेम, वो जो इस पे होती है ना, मतलब टीवी वगैरह पे लगा लेते हैं, एक्सबॉक्स खेल रहा था। तो एक्सबॉक्स में गेम खेल रहा था, मे बी आप लोगों भी जानते हो, GTA वाई सिटी। अब वो खेलने के दौरान वो देख रहा है, मतलब मैं साथ साथ देख रहा था उसको कि वो गेम खेल रहा है, खेलने के दौरान मतलब जो जी चाह रहा है उसका जो करैक्टर है वो कर रहा है। फिर उसने ना मेरे बेटे ने एक पासवर्ड लगाया, लगा लेने के बाद ना वो पता नहीं मतलब अमेरिकन आर्मी की वो एक हेड क्वार्टर में एंटर हो गया। वहाँ जाके देखा गोलियाँ लग रही हैं, बॉम्ब्स लग रहे हैं, लेकिन उसने ना कोई इनविंसिबिलिटी लगा रखी थी, तो उसे कुछ भी नहीं हो रहा था। तो वही मेरे जहन में एक बात आई, मैंने सोचा ज़रूर आप लोगों से शेयर करूं कि ये एक अच्छी बात के तौर पर है कि वो एक वर्चुअल गेम है कि जिसके अंदर एक इनविंसिबिलिटी लगाई तो वो किसी ऐसी प्रोटेक्शन में आ गया कि जिसको कोई चीज़ असर नहीं करती। तो हमारे बीइंग मुस्लिम, हम ऐसी बहुत सारी इनविंसिबिलिटीज़ को प्रैक्टिकली जानते हैं। एक आयतल कुर्सी है जिसके बारे में हर कोई आपको बताता होगा कि आयतल कुर्सी हर बुरी चीज़ों से बचाती है। तो अगर हम इसको उससे कंपेयर करें, गोलियां आ रही हैं, मिसाइल आ रहे हैं, तो हम पर भी बहुत सारी मुसीबतें, बहुत सारी मुश्किलात आती हैं। तो कहा जाता है आयतल कुर्सी उन चीज़ों से, उन मुसीबतों से, उन बलाओं से, उन मुश्किलों से हमें बचाती है। तो ये अल्लाह ताला ने हमें एक नेचुरल इनविंसिबिलिटी दे रखी है। इसी तरह बहुत सारी कुरान पाक की आयत में अल्लाह ताला ने बहुत सारे मसाइल का हल रखा हुआ है। तो आजकल ये जो कोविड के डेज़ हैं, मतलब ये जो लॉकडाउन है, फ्री हैं बच्चे, नो डाउट आप लोग पढ़ भी रहे हैं, लेकिन फिर भी बाहर हर टाइम निकल आता है। आई डू इंसिस्ट कि अपनी नमाज़ों को ना मिस होने दें और कुरान पाक को ज़रूर पढ़ें और कोशिश करें तर्जुमे के साथ समझ के पढ़ें। बहुत सालों से मैं कुरान पाक पढ़ा, लेकिन मैंने एक प्रैक्टिकली इस चीज़ को देखा कि मैंने पिछले कुछ माह से सिलसिला शुरू किया हुआ था, मैंने तर्जुमे के साथ पढ़ा, मुझे फीलिंग ही बड़ी डिफरेंट लगी। तो कोशिश करें आप लोग भी अपनी लाइफ में, अपनी यूथ एज में तर्जुमे के साथ पढ़ें ताकि आपको लाइफ टाइम उसके फ़ायदे नज़र आएँ। बहुत सारी बातें भूल भी जाती हैं, बहुत सारी बातें याद भी तो रहती हैं, तो इसलिए पढ़ते रहने से वो याद रहता है। बिल्कुल उसी तरह से कि जैसे आप अपना किसी टॉपिक को बार बार रिवाइज़ करते हैं तो आपको याद हो जाता है, तो ये चीज़ें याद हो जाती हैं। एनी हाउ, अपने टॉपिक की तरफ हम आते हैं। लास्ट टाइम आपको याद होगा कि हमारा चैप्टर 2 कंप्लीट हो गया था। हमने 2.6 एक्सरसाइज कंप्लीट की थी, लेकिन हमारी रिव्यू एक्सरसाइज के शॉर्ट क्वेश्चंस, लॉन्ग क्वेश्चंस ऑलरेडी हम कर चुके हैं। 2.4 एक्सरसाइज के साथ हमने किए थे बिकॉज वो 2.4 एक्सरसाइज के एग्जैक्टली उसके जैसे थे। आज हम इसका ऑब्जेक्टिव डिस्कस कर रहे हैं। तो सबसे पहले रिव्यू एक्सरसाइज का अगर हम क्वेश्चन नंबर 1 को देखें तो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, MCQ के मार्क द करेक्ट आंसर। तो उसको अगर हम देखें तो मैंने कुछ पार्ट उसके भी यहाँ पर लिखे हुए हैं बोर्ड पर, मैं आपसे डिस्कस करके हम उनको साथ साथ टिक करते जाएंगे। तो उसमें अगर हम फर्स्ट MCQ को देखें, 27x रेज टू द पावर -1 होल एक्सपोनेंट -2/3, इसे हम सॉल्व करके देखेंगे। इसे हम क्यों सॉल्व करके देखेंगे बेटे, ये क्वेश्चन शॉर्ट क्वेश्चन के लिए भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इस टाइप के जो सॉल्व करने वाले क्वेश्चंस होते हैं वो शॉर्ट क्वेश्चन में भी आ सकते हैं। तो आपको इस चीज़ को भी मेंटली प्रिपेयर रहना चाहिए कि शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पर ये क्वेश्चन आ सकते हैं। तो इसको हम सॉल्व करके देखते हैं। सी 27 ब्रैकेट 27x रेज टू द पावर -1 होल एक्सपोनेंट -2/3। तो सबसे पहले विद इन ब्रैकेट अगर हम देखें तो 27/x होल एक्सपोनेंट -2/3 है। हमने ये बात डिस्कस भी की थी पिछले क्वेश्चंस के दौरान
कि किसी बेस का एक्सपोनेंट अगर हम पॉजिटिव करना चाहें तो उसका रेसिप्रोकल लेंगे। तो ये हो जाएगा x ओवर 27 एक्सपोनेंट 2/3। अब फर्दर क्या होगा, दिस इज x रेज टू द पावर 2/3 सेपरेट, और 27 एक्सपोनेंट 2/3 सेपरेट हो जाएगा। अब 27 दिस इज x रेज टू द पावर 2/3, और 27 होता है 3 क्यूब एक्सपोनेंट 2/3। ये 3 कैंसिल हो गया, डिनोमिनेटर में आ जाएगा 3 स्क्वायर इज 9, और न्यूमिनेटर में आप देख सकते हैं एक्सपोनेंट फ्रैक्शन आ रही है, और जब भी कभी एक्सपोनेंट में फ्रैक्शन आ जाए तो उस फ्रैक्शन का न्यूमिनेटर तो एक्सपोनेंट होता है और उसका डिनोमिनेटर रेडिकल का इंडेक्स होता है। तो सॉल्व करने के बाद आपने देखा इसका ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है, राइट। और ये सॉल्यूशन भी आपको आना चाहिए, क्योंकि ये सॉल्यूशन शॉर्ट क्वेश्चन के पॉइंट ऑफ व्यू से भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पर ले सकते हैं। सेकंड वन है राइट, रेडिकल विद इंडेक्स 7 है और उसके अंदर रेडिकेंड है x इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म। रेडिकल वाले क्वेश्चंस में हमने पढ़ा था कि जब भी कभी रेडिकल के साथ इंडेक्स आ जाता है तो x का एक्सपोनेंट 1/that नंबर उसका एक्सपोनेंशियल फॉर्म होती है। तो उसके मुताबिक सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर, दिस इज x रेज टू द पावर 1/7। थर्ड पार्ट आ जाता है उसके बाद, राइट 4 रेज टू द पावर 2/3 विद रेडिकल साइन। अगेन वही सिचुएशन जो अभी हमने यहां डिस्कस की थी कि जब भी किसी बेस का एक्सपोनेंट फ्रैक्शन आ जाता है तो उस फ्रैक्शन का न्यूमरेटर तो एक्सपोनेंट होता है और डिनोमिनेटर उसका इंडेक्स होता है। तो ये क्यूब रूट वाला और 4 स्क्वायर हो जाएगा। तो ऑप्शन ए इस तरह से इसका करेक्ट आंसर हुआ। तो ये 4 स्क्वायर एक्सपोनेंट है और ये उसका रेडिकल का इंडेक्स आ जाता है। फोर्थ पार्ट, इन 35 क्यूब रूट द रेडिकेंड इज, रेडिकेंड होता है इनसाइड द रेडिकल वाला नंबर को रेडिकेंड कहा जाता है और बाहर वाला इंडेक्स होता है। तो इस तरह से 35 इसका रेडिकेंड है, तो सी ऑप्शन करेक्ट आंसर है। लेकिन पेपर में यही क्वेश्चन छोटा सा एक चेंज, छोटी सी चेंज के साथ आ जाएगा कि इन क्यूब रूट ऑफ 35 द रेडिकेंड की बजाय इंडेक्स पूछ लें, तो वहां पर क्या होता है, आने के बावजूद स्टूडेंट्स गलत कर जाते हैं, इसलिए कि प्रैक्टिस इतनी कर चुकी होती है कि एक तरह से रटा जा चुका होता है क्वेश्चन, तो वो उन्हें याद होता है कि 35 इसका आंसर है। डिटेल से अक्सर बच्चे पढ़ते ही नहीं है कि हो सकता है क्वेश्चन में थोड़ी चेंज आ चुकी हो। तो बेटा एक बात मैं आपको चैप्टर 1 के भी ऑब्जेक्टिव के साथ कही थी कि आपको अगर कंफर्म भी है ना कि ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है, तो भी आपने चारों ऑप्शन ज़रूर पढ़नी है और स्टेटमेंट को गौर से पढ़ना है कि स्टेटमेंट में समटाइम चेंज भी तो आ जाती है ना, तो उस चेंज के अकॉर्डिंगली आपने आंसर को मार्क करना होता है। फिफ्थ पार्ट है, अगेन प्रॉपर सॉल्व करने वाला क्वेश्चन है, ये भी शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पर आ सकता है। इसको मैं रफ में यहाँ पर अगर सॉल्व करूँ, 25/16 एक्सपोनेंट -1/2। सबसे पहले वही टेक्निक का हम यूज़ करते हैं कि इसका अगर हम रेसिप्रोकल ले लें, 16/25 कर लें, तो एक्सपोनेंट का साइन पॉजिटिव 1/2 हो जाएगा। अब ये भी परफेक्ट स्क्वायर है, ये भी परफेक्ट स्क्वायर है, ये 4 का स्क्वायर है और ये 5 का स्क्वायर, एक्सपोनेंट 1/2। स्प्लिट कर लेंगे इसको, 4 रेज टू द पावर 2 × 1/2, डिनोमिनेटर 5 रेज टू द पावर 2 × 1/2, तो कैंसिल होके आंसर 4/5। सो 4/5 इज द करेक्ट आंसर, राइट जी। नेक्स्ट एमसीक्यू है 6 पार्ट, द कॉन्जुगेट ऑफ और कॉन्जुगेट पूछा गया है 5 + 4 आयोटा का, इज ऑप्शन ए -5 + 4 आयोटा, सेकेंड ऑप्शन है -5
-4 आयोटा, थर्ड ऑप्शन है 5 -4 आयोटा, और डी ऑप्शन है 5 +4 आयोटा। और आप लोगों को याद होगा कि कॉन्जुगेट में एक्चुअली हम क्या करते थे, आयोटा वाली टर्म का साइन चेंज किया जाता है, तो इसमें आयोटा वाली टर्म का साइन सी ऑप्शन में चेंज है, सो सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। उसके बाद नेक्स्ट 7th पार्ट है, द वैल्यू ऑफ आयोटा 9 इज, अगेन वही सिचुएशन, इंटेग्रल पावर ऑफ आयोटा सॉल्व करने वाली बात है। इसको हम रफ में सॉल्व करके देखते हैं, ये भी शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पर हो सकता है। आयोटा 9 को स्प्लिट करें तो आयोटा 8 इंटू आयोटा, इवन एक्सपोनेंट्स में कन्वर्ट करना जरूरी होता है। दिस इज आयोटा स्क्वायर एक्सपोनेंट 4 इंटू आयोटा, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 एक्सपोनेंट 4 मल्टीप्लाइड बाय आयोटा। अब वही रूल हम यूज करेंगे जो इंटेग्रल पार्ट्स में यूज कर रहे थे, नेगेटिव का इवन एक्सपोनेंट मेक्स इट पॉजिटिव, 1 इंटू आयोटा, तो फाइनल आंसर आयोटा। तो इससे हमारी ऑप्शंस हैं इसकी, ए इज 1, बी -1, सी इज आयोटा एंड डी इज माइनस आयोटा। तो आपने देखा सी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर है। देन आफ्टरवर्ड्स 8th पार्ट इज एवरी रियल नंबर इज और इसकी ऑप्शंस हैं, ए अ पॉजिटिव नंबर, ऑप्शन बी अ रैशनल नंबर, ऑप्शन सी अ नेगेटिव इंटीजर, और ऑप्शन डी आ रहा है अ कॉम्प्लेक्स नंबर। तो इसमें रियल नंबर भी हमने इस चैप्टर में डिस्कस किया, कॉम्प्लेक्स नंबर्स को भी डिस्कस किया। तो हमने ये पढ़ा था कि अंडर डिस्कशन जो एक्चुअली नंबर एग्जिस्ट करते हैं, तो रियल नंबर हमने शुरू में ये डिस्कस किया था कि सबसे बड़ा सेट था, ये बाकी सेट उसके सबसेट्स थे। तो फिर एवरी रियल नंबर पॉजिटिव या ओनली नेगेटिव या ओनली रैशनल तो नहीं हो सकता। फिर जब हमने कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़ा था तो हमें पता चला कि कॉम्प्लेक्स नंबर का रियल पार्ट एंड इमेजिनरी पार्ट होता है, यानी रियल नंबर एक्चुअली इसके इनसाइड है, इसका सबसेट है। तो करेक्ट आंसर हुआ ऑप्शन डी अ कॉम्प्लेक्स नंबर। उसके बाद 9th पार्ट आ जाता है रियल पार्ट ऑफ 2ab इंटू आयोटा प्लस आयोटा स्क्वायर इज, अब ऑप्शंस हैं इसकी, (2ab), ऑप्शन बी -2ab, ऑप्शन सी 2ab आयोटा एंड ऑप्शन डी -2ab आयोटा। अब इसको भी हम सॉल्व करके देखते हैं, थोड़ा बहुत इसका सॉल्यूशन भी डेफिनेटली एग्जिस्ट तो करता है। इसमें अगर हम देखें इसको एक्सपेंड करके इसकी ब्रैकेट को, दिस इज 2ab इंटू आयोटा प्लस आयोटा स्क्वायर। आयोटा स्क्वायर की वैल्यू हम ऑलरेडी जानते हैं, 2ab आयोटा -1, ब्रैकेट एक्सपेंड की 2ab आयोटा -2ab, थोड़ा सीक्वेंस अगर चेंज कर लूँ, -2ab प्लस 2ab आयोटा,
तो आयोटा के बगैर वाला जो पार्ट होता है वो रियल पार्ट होता है और इसमें रियल पार्ट ही पूछा गया। तो -2ab इसका करेक्ट आंसर आ रहा है, ऑप्शन बी, राइट। उसके बाद नेक्स्ट 10th पार्ट, वो भी इससे काफ़ी मिलता जुलता। इमेजिनरी पार्ट ऑफ अब एक्सप्रेशन है इसका माइनस आयोटा इंटू 3 आयोटा प्लस 2 इज, अब ऑप्शंस हैं ए इट्स -2, बी ऑप्शन है 2, सी 3 एंड डी -3। इसको भी हम थोड़ा सा सॉल्व करके अगर देखें रफ वर्क में, तो सॉल्व किया माइनस आयोटा इंटू 3 आयोटा प्लस 2, ब्रैकेट एक्सपेंड करते हैं, -3 आयोटा स्क्वायर -2 आयोटा, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1, तो ये 3 -2 आयोटा हो जाएगा। तो आप नोट करें इमेजिनरी पार्ट तो आयोटा का कोएफिशिएंट होता है ना, तो इसका इमेजिनरी पार्ट हो जाएगा -2। तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए -2। इसको भी बिल्कुल उसी तरह 9 पार्ट की तरह हम सॉल्व करके देखेंगे, रफ वर्क में देख लेते हैं। माइनस आयोटा 3 आयोटा प्लस 2, ब्रैकेट एक्सपेंड करेंगे पहले, -3 आयोटा स्क्वायर -2 आयोटा। अब जैसा कि आप जानते हैं आयोटा स्क्वायर इज -1 और माइनस इंटू माइनस +3 हो जाएगा -2 आयोटा। तो प्रॉपर a प्लस बी आयोटा स्टैंडर्ड फॉर्म में जब आ गया तो ही हमें पता चल सकता है ना कि विच वन इज़ द रियल पार्ट एंड विच वन इज़ द इमेजिनरी पार्ट। तो आप देख सकते हैं कि -2 इसका इमेजिनरी पार्ट है, तो करेक्ट आंसर ऑप्शन ए -2। उसके बाद 11th पार्ट है, which of the following sets have the closure property with respect to addition? Of the following sets have closure property with respect to, WRT stands for with respect to addition। तो ऑप्शन ए है द सेट ऑफ 0, ऑप्शन बी सेट 0 एंड -1, ऑप्शन सी 0 1 एंड ऑप्शन डी 1 √2 1/2। अब इसके लिए हमें क्लोजर प्रॉपर्टी को रिकॉल करने की ज़रूरत है। क्लोजर प्रॉपर्टी थी क्या? क्लोजर प्रॉपर्टी इन रियल नंबर थी कि द सम ऑफ 2 रियल नंबर इज ऑल्सो अ रियल नंबर। लेकिन इसमें हमारी डोमेन में हमारे पास जो सेट्स हैं वो तो कंप्लीट रियल नंबर नहीं है, तो हमें हर सेट को चेक ही करना पड़ेगा कि किस किस में क्लोजर प्रॉपर्टी अप्लाई होती है। इसका करेक्ट आंसर ए है। मैं पहले इसलिए मार्क करवा रहा हूँ कि क्योंकि मैं उसको एंड पे आपको चेक करवाऊंगा। पहले मैं रिमेनिंग उसकी जो ऑप्शंस हैं वो आपको चेक करवाता हूँ। अब अगर हम इसको अज्यूम करते हैं कि ये इसमें क्लोजर प्रॉपर्टी अप्लाई हो रही है, तो चेक इस पे करते हैं। चेक कैसे करेंगे कि इसके कोई से 2 एलिमेंट्स को ऐड करेंगे और आंसर इसी सेट में होगा और हर एलिमेंट पर अगर अप्लाई होगा तो ये क्लोजर प्रॉपर्टी इस पर अप्लाई करेगी। लेट्स सी, हम इसके फर्स्ट एलिमेंट को फर्स्ट एलिमेंट में ऐड करते हैं, तो 1 + 1 वो तो 2 हो गया। तो क्या 2 इस सेट में है? नो। तो क्लोजर प्रॉपर्टी इस सेट पे अप्लाई नहीं हो रही। इसको चेक कर लेते हैं, सी ऑप्शन को। 0 + 0 = 0, करेक्ट इसमें मौजूद है। 0 + 1 1, वो भी इसमें मौजूद है, यहां तक अप्लाई होता नजर आ रहा है। 1 + 0 1, वो भी इसमें मौजूद है। और फिर जब 1 + 1 किया वो हो गया 2, वो इस सेट में मौजूद नहीं है। तो आपने देखा
कि 3 पॉजिटिव एग्जाम्पल हैं, एक नेगेटिव एग्जाम्पल है, तो एक नेगेटिव एग्जाम्पल ने प्रूव किया कि क्लोजर प्रॉपर्टीज में अप्लाई नहीं हो रही। उसके बाद इसको चेक कर लेते हैं, 0 + 0 0 बिलोंग्स टू दिस सेट, ठीक है, इसमें अप्लाई हो रहा है। 0 में -1 ऐड किया, -1 वो भी इसमें मौजूद है। -1 में 0 ऐड किया, -1 वो भी इसमें मौजूद है। लेकिन जब -1 में हमने -1 को ऐड किया तो वो -2 हो गया। आप देख सकते हैं इसमें -2 मौजूद ही नहीं है, तो इसमें भी क्लोजर प्रॉपर्टी अप्लाई नहीं हो रही। अब ऑप्शन ए को अगर हम देखें तो उसमें तो एलिमेंट ही एक है, तो एलिमेंट 0 में 0 को प्लस करें तो आंसर भी तो 0 आया ना, वो इसी सेट में मौजूद है। और कोई एग्जाम्पल इसमें हम कोट ही नहीं कर सकते, तो ओनली जो एग्जाम्पल है वो पॉजिटिव आंसर दे रही है, तो दैट्स वाई कि ये एक इस पे जो अप्लाई हो रही है वो यही प्रॉपर्टी होगी, राइट जी। नेक्स्ट 12th पार्ट है, नेम द प्रॉपर्टी। Which property of real number used in or -√5/2 multiplied by 1 is equal to -√5/2। ऑप्शंस हैं ए एडिटिव आइडेंटिटी, ऑप्शन बी इज एडिटिव इनवर्स, ऑप्शन सी मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, और ऑप्शन डी है मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। अब यहाँ पर अगर आप नोट करें तो ज़रा नंबर उन्होंने कंफ्यूज करने के लिए थोड़ा मुश्किल सा दे दिया, बट वट एवर नंबर कोई भी हो, आपको प्रॉपर्टी आती हो तो आपके लिए क्या मुश्किल है। आपने प्रॉपर्टीज़ ऑफ रियल नंबर एक्सरसाइज 2.2 से रिलेटेड पूरी प्रॉपर्टीज़ पढ़ी थी। उस प्रॉपर्टी में हमने एक प्रॉपर्टी में ये देखा था कि व्हेन एनी रियल नंबर मल्टीप्लाइड बाय 1 रिजल्ट्स द सेम, तो 1 को हम मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी का नाम देते थे। तो ये प्रॉपर्टी बेसिकली मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी है, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। उसके बाद नेक्स्ट वन है, वो भी प्रॉपर्टी से रिलेटेड ही है। आपको लास्ट टाइम उस एक्सरसाइज के साथ ही बताया था कि ये प्रॉपर्टीज़ बेसिकली एमसीक्यूज़ में आने के लिए ही हैं। तो 13 एमसीक्यू है, इफ़ XYZ बिलोंग्स टू R, ये 3 रियल नंबर्स हैं। मोर ओवर Z इज नेगेटिव, लेस देन 0 का मतलब नेगेटिव, देन X लेस देन Y, इफ एंड ओनली इफ दिस सिंबल इज कॉल्ड इफ एंड ओनली इफ। इफ एंड ओनली इफ वो सिंबल का मतलब होता है कि जब 2 स्टेटमेंट्स एक दूसरे को सपोर्ट कर रही हो, इफ एंड देन वाली कंडीशंस बोथ साइडेड अप्लाई हो रही हो। तो इफ एंड ओनली इफ, ऑप्शन ए, दिस इज XZ लेस देन YZ, ऑप्शन बी XZ greater than YZ, option C XZ is equal to YZ, and option D none of these। अब इसमें आपको याद होगा कि हमने ये प्रॉपर्टीज़ पढ़ी थी जब, तो इनइक्वालिटी की, तो वहाँ पर 2 प्रॉपर्टीज़ थी कि जिनमें इनइक्वालिटी का साइन चेंज हो जाता था। एक तो प्रॉपर्टी यहाँ पर अप्लाई होती नज़र भी आ रही है कि जब मल्टीप्लाई होने वाला नंबर Z नेगेटिव होता था तो इनइक्वालिटी की ओरिएंटेशन चेंज हो जाती थी। द लेस साइड बिकम्स ग्रेटर एंड द ग्रेटर साइड बिकम्स लेस। तो उस प्रॉपर्टी की वजह से ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर है। उसके बाद आ जाता है 14 पार्ट,
14 पार्ट में इफ ए बी बिलोंग्स टू आर, रियल नंबर कोई से दो, देन ओनली वन ऑफ अब प्रॉपर्टी क्या है, a इज इक्वल टू बी और a इज लेस देन b और a इज ग्रेटर देन b होल्ड्स इज कॉल्ड अब इनइक्वालिटी की पहली ही प्रॉपर्टी थी ये, इसकी ऑप्शंस हैं हमारे पास a, ट्राइकॉटोमी प्रॉपर्टी, ऑप्शन बी इज ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी, ऑप्शन सी एडिटिव प्रॉपर्टी, और ऑप्शन डी हो गया मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी, इट्स मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी। अब इसमें आपको याद होगा कि इनइक्वालिटी की जो हमने प्रॉपर्टीज़ पढ़ी थी तो उसमें पहली ही प्रॉपर्टी थी ट्राइकॉटोमी प्रॉपर्टी। वहाँ पर भी डिस्कस करते हुए आप लोगों को बताया था ट्राई का मतलब थ्री, कॉटोमी कंडीशंस, थ्री पॉसिबिलिटीज़ एक्चुअली होती हैं। तो आप देखें इसमें थ्री पॉसिबिलिटीज़ ही तो है, ए इज़ इक्वल टू बी और ए इज़ लेस देन बी और ए इज़ ग्रेटर देन बी। तो इस तरह से ट्राइकॉटोमी प्रॉपर्टी है और ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर है। और लास्ट एमसीक्यू है इसका 15th, a non-terminating and non-recurring decimal represents डेसिमल की टाइप्स के साथ हमने डिस्कस किया था रैशनल्स और इरेशनल्स को के साथ। पहले इसकी ऑप्शंस पे नोट कर लूँ फिर वो डिस्कस करते हैं हम। अ नेचुरल नंबर, ऑप्शन बी इज अ रैशनल नंबर, ऑप्शन सी इज एन irrational number, and option D a prime number। अब इसमें यह है कि टाइप्स ऑफ डेसिमल जब हमने डिस्कस की थी तो एक तो हमने डिस्कस किया था कि टर्मिनेटिंग डेसिमल होता है। टर्मिनेटिंग डेसिमल फिनिट नंबर ऑफ डिजिट्स होती थी उसके डेसिमल पार्ट में, और वहाँ हमने डिस्कस किया था कि टर्मिनेटिंग डेसिमल एक रैशनल नंबर है। नॉन टर्मिनेटिंग में फर्दर दो बातें थी, एक तो ये कि जो रिकरिंग हो और एक नॉन रिकरिंग। रिकरिंग कौन सा था कि जिसमें डेसिमल के बाद डिजिट्स ब्लॉक्स में रिपीट होती थी, रेगुलर इंटरवल्स के बाद रिपीट होती थी। और नॉन टर्मिनेटिंग में नॉन रिकरिंग वो होता था कि जिसमें आफ्टर डेसिमल डिजिट्स कुड बी रिपीटेड बट नॉट इन अ ब्लॉक्स, यानी किसी खास तरतीब से रिपीट नहीं होते थे। तो टर्मिनेटिंग डेसिमल रैशनल नंबर होता है, रिकरिंग डेसिमल रैशनल नंबर होता है, ओनली नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग डेसिमल इज एन इररेशनल नंबर। तो इसकी ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 2 है ट्रू और फॉल्स का। वैसे आपके पेपर में आप लास्ट चैप्टर जब हमने चैप्टर 1 किया था वहाँ भी डिस्कस किया था कि ऑब्जेक्टिव टाइप आपका सिर्फ एमसीक्यूज आएगा, लेकिन वहाँ फिल इन द ब्लैंक्स वगैरह भी कोई किसी एक्सरसाइज में आ जाती हैं तो वो भी एज एमसीक्यूज बन के आएगा। अगर कोई ट्रू फॉल्स आता है वो भी अगर पेपर में आएगा तो एमसीक्यूज की शक्ल में ही आएगा। आपके जो यूनिक नोट्स हैं उनमें ये सारे के सारे प्रॉपर एमसीक्यूज बना के दिए गए हैं। कोई भी फिल इन द ब्लैंक्स है, ट्रू फॉल्स है
या रिव्यू एक्सरसाइज के अंदर इस टाइप का क्वेश्चन है तो आपको एमसीक्यूज़ में एडिशनल एमसीक्यूज़ के तौर पर ये वाली चीज़ें वहाँ पर प्रॉपर एमसीक्यूज़ बना के दिए गए हैं। खैर फिलहाल प्रेजेंटली तो हम ट्रू फॉल्स के पॉइंट ऑफ व्यू से डिस्कस करेंगे क्योंकि उसमें डिस्कशन भी इन्वॉल्व हो जाएगी। तो सबसे पहली स्टेटमेंट है डिवीजन इज़ नॉट एन एसोसिएटिव ऑपरेशन। ये ट्रू है बिकॉज एसोसिएटिव प्रॉपर्टी पहले तो ज़रा अगर हम रिकॉल करें तो एडिशन में ये 3 एलिमेंट्स की प्रॉपर्टी थी। तो 3 एलिमेंट्स में एडिशन की क्या थी? फॉर ऑल एनी 3 रियल नंबर्स a b एंड c, a प्लस b प्लस c इज इक्वल टू a प्लस b प्लस c। मल्टीप्लीकेशन में यही प्रॉपर्टी थी, a मल्टीप्लाइड बाय b इंटू सी इज इक्वल टू a मल्टीप्लाइड बाय b इंटू सी। मीन्स पहले b और c को मल्टीप्लाई करके बाद में a से मल्टीप्लाई कर लें या a और b को मल्टीप्लाई करके बाद में c से मल्टीप्लाई कर लें, डजेंट मैटर। डिवीजन में अगर हम इसी चीज़ को अप्लाई करने की कोशिश करेंगे तो अप्लाई नहीं होता। यही वजह है कि डिवीजन नॉट एसोसिएटिव है, तो ये स्टेटमेंट ट्रू हुई। फर्स्ट स्टेटमेंट इज ट्रू। सेकंड वन है एवरी होल नंबर इज अ नेचुरल नंबर। ये स्टेटमेंट तो मेरा ख्याल है आपको देखते फौरन खुद ही पता चल गया होगा कि एवरी होल नंबर उन्होंने नेचुरल कहा है। होल नंबर में पहला होल नंबर होता है 0 एंड यू नो 0 इज नॉट नेचुरल। नेचुरल नंबर्स का स्टार्ट 1 से है, सो दैट्स व्हाई द स्टेटमेंट इज फॉल्स। उसके बाद थर्ड आ जाता है मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ 0.02 इज 50। इसको सॉल्व करके चेक कर लेते हैं किस तरह से। 0.02 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, जहां हमने मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स पढ़ा था वहां हमने साथ ये पढ़ा था कि किसी नंबर के मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स का मतलब एक्चुअली उसका रेसिप्रोकल होता है। तो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ 0.02 उसका रेसिप्रोकल यानी 1/0.02 होगा। इसको अगर हम सॉल्व करें, डेसिमल ख़त्म किया तो इसके साथ न्यूमरेटर में 100 आ जाएगा और जब 100 को 2 से डिवाइड किया वी गेट 50 और आपने देखा आफ्टर कैलकुलेशन वो 50 निकला। सो दिस स्टेटमेंट इज ट्रू। अब अपेरेंटली बज़ाहिर वाकई लग रहा था कि 0.02 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स 50 कैसे हो सकता है, देखने में ऐसा लग रहा था, लेकिन हमने जब सॉल्व करके देखा तो वो प्रैक्टिकली प्रूव हुआ। उसके बाद नेक्स्ट है फोर्थ पार्ट, पाई इज़ अ रैशनल नंबर। पाई की तो डिस्कशन हमने बहुत 2-3 जगहों पर की थी कि पाई इररेशनल नंबर है बिकॉज इसकी डेसिमल फॉर्म नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग आती है, तो ये स्टेटमेंट फॉल्स। उसके बाद फिफ्थ वन है एवरी इंटीजर इज़ अ रैशनल नंबर। तो जब हमने वहाँ पर, मैं थोड़ा सा आपको रिकॉल करवाऊँ, फर्स्ट लेक्चर में ही हमने सेट्स को आपस में रिलेट किया था कि कौन सा सेट किसका सबसेट है। तो इंटीजर्स का सेट रैशनल नंबर्स का, रैशनल नंबर फर्दर रियल नंबर में आते थे, तो इंटीजर एक्चुअली रैशनल नंबर का सबसेट है। सो दिस स्टेटमेंट इज ट्रू। उसके बाद सिक्स पार्ट है सब्ट्रैक्शन इज अ कम्यूटेटिव ऑपरेशन। सॉरी, फिफ्थ पार्ट इज ठीक। सिक्स पार्ट सब्ट्रैक्शन इज अ कम्यूटेटिव ऑपरेशन। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी में थोड़ी सी अगर आपको रिकॉल करवाऊं, एडिशन में कम्यूटेटिव क्या थी? फॉर एनी टू रियल नंबर्स a एंड b, a प्लस बी इज इक्वल टू b प्लस a। मल्टीप्लीकेशन में थी a मल्टीप्लाइड बाई b इज इक्वल टू b मल्टीप्लाइड बाई a। लेकिन सब्ट्रैक्शन में a माइनस b नॉट नेसेसरीली इक्वल टू b माइनस a, क्योंकि डिफरेंस ऑफ टू नंबर्स जब हम लेते हैं, फॉर एग्जांपल अगर हम 3 और 2 की बात करते हैं तो 3 माइनस 2 इज 1, और जब हम 2 माइनस 3 करेंगे तो वो तो -1 है, दे आर नॉट इक्वल। तो सब्ट्रैक्शन में कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होल्ड नहीं करती। सो दैट्स व्हाई द स्टेटमेंट इज फॉल्स। उसके बाद सेवंथ पार्ट है एवरी रियल नंबर इज अ रैशनल नंबर। एक्चुअली ये स्टेटमेंट फॉल्स इस तरह से है कि ये रिवर्स स्टेटमेंट है। अगर ये यूं होता कि एवरी रैशनल नंबर इज अ रियल नंबर तो ये ट्रू होता, क्योंकि रैशनल नंबर रियल नंबर का सबसेट है, नॉट रियल नंबर रैशनल का हो। उसके बाद 8 पार्ट है डेसिमल रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ रैशनल नंबर इज टर्मिनेटिंग और रिकरिंग। तो ये ट्रू है। अभी हमने थोड़ी देर पहले इसी MCQs के दौरान डिस्कस किया था
रिकॉल किया था कि टर्मिनेटिंग डेसिमल भी रैशनल नंबर्स होते हैं, रिकरिंग भी रैशनल होते हैं। ओनली नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग इज इररेशनल नंबर। 9 पार्ट 1.8 बार इज इक्वल टू 1 + 8/9। अब इसमें पॉइंट के बाद 8 के ऊपर बार है, इट मीन्स कि ये रिकरिंग पार्ट है इसका। और रिकरिंग पार्ट को सॉल्व करके हमने देखा हुआ था कि फ्रैक्शन में कन्वर्ट होकर वो वैसे ही आएगा और 1 उसके साथ एज इट इज़ प्लस हो रहा है, तो ये स्टेटमेंट भी ट्रू है, राइट। तो इस तरह से हमारा चैप्टर 2 कंप्लीट हुआ। चैप्टर 2 में मैं थोड़ा सा अगर आपको रिकॉल करवाऊं, चैप्टर 2 में हमने 2 पोर्शंस को डिस्कस किया था। चैप्टर का नाम भी तो यही था, रियल एंड कॉम्प्लेक्स नंबर्स। तो इसमें एक्सरसाइज 2.4 तक हमने रियल नंबर्स वाले सारे डिस्कस किया था, जिसमें सेट्स की टाइप्स को डिस्कस किया गया, सेट से रिलेटेड जो प्रॉपर्टीज़ थी वो डिस्कस की गई, सिंप्लीफिकेशन, बेस, एक्सपोनेंट, रेडिकल्स और उनको सॉल्व करने की टेक्निक्स हमने सीखी। कॉम्प्लेक्स नंबर्स में हमने कॉम्प्लेक्स नंबर्स की डेफिनेशन, उनके कॉन्जुगेट, रियल पार्ट, इमेजिनरी पार्ट डिस्कस किए। उसके बाद फिर इंटीग्रल पावर्स ऑफ आयोटा को सॉल्व करना हमने सीखा। और फिर उसके बाद कॉम्प्लेक्स नंबर्स की एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन एंड मल्टीप्लिकेशन ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर बाय अ रियल नंबर, ये टेक्निक सीखी, इनसे रिलेटेड कैलकुलेशंस परफॉर्म की। तो उसका रियल नंबर, कॉम्प्लेक्स नंबर से रिलेटेड उसके मेन हमने टेक्निक सीखी कि किस तरह के उनके नंबर्स को सॉल्व किया जाता है और उसके सेट जो ऑपरेशंस होते हैं, अरिथमेटिक ऑपरेशंस, उनको कैसे परफॉर्म किया जाता है। नेक्स्ट टाइम होपफुली इंशाल्लाह, जैसे आप लोग प्रैक्टिस डेली रेगुलर बेसिस पर कर रहे हैं, आप लोगों ने बेटे MCQs है नो डाउट ये, लेकिन आप लोगों ने यूनिक नोट से अपने एडिशनल MCQs को भी ज़रूर देखना है। और उसके अलावा जो आपको शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पर MCQs करवाए थे, उनकी आपने रिटर्न प्रैक्टिस ज़रूर करनी है। नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह हम नेक्स्ट चैप्टर की तरफ प्रोसीड करेंगे। टिल देन, थैंक यू वेरी मच एंड गुड लक।